नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज दो बहुत ही अहम इश्यूज थे जो कि आपको समझाना मकसूद था। और इस हवाले से फ़याज़ राजा साहब को आज हमने फिर से जो है वो तकलीफ़ दी है, क्योंकि इन दोनों इश्यूज़ पर ये लाजमी है कि फ़याज़ राजा साहब जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे नाजरीन के लिए अवेलेबल रहते हैं और उन्हें जो इश्यूज़ हैं वो समझाते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो है जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल जब उन्होंने डस्का एनए 75 डस्का के हवाले से फैसला दिया, जिसमें उन्होंने 10 तारीख को पोलिंग कराने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो मुअत्तल किया, क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं हो रहा था और उन्हें यह था कि शायद फैसला लेट हो जाए। उस पर नून लीग ने बहुत क्रिटिसाइज किया। खास तौर पर जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से एक घटिया ट्रेंड ट्विटर पर चला और उस ट्रेंड में वो लोग ट्वीट्स कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ जिन्हें मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो फॉलो कर रही थी। लेकिन आज फैसला आता है वही बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, वो जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बरकरार रखते हैं और अब पोलिंग जो है वो 10 अप्रैल को ही होगी। लेकिन आज तो बड़ा वेलकम किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। देखिए, बहुत शुक्रिया अहमद फ़ाद, आपने वक्त दिया। अगर अगर हम पूरी पूरी एक तारीख का, पूरे अगर हम माजी का जायज़ा लें तो जो शरीफ फैमिली है उसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो पाकिस्तानी अदलिया है उसके भी एक लाडले बच्चे की जो है वो हैसियत हासिल रही है। और मेरे पास इस वक्त हामिद मीर साहब के कालम है। हामिद मीर साहब जिनके आजकल नवाज शरीफ फेवरेट हैं और वो नवाज शरीफ के फेवरेट हैं। हामिद मीर साहब अपने कालम में भी जब मुशर्रफ साहब आए थे, जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा के, तो अपने कालमों में भी वो जिक्र कर चुके हैं कि नवाज शरीफ का एहतसाब करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस खानदान ने अदलिया के अंदर इतनी सरमायाकारी की हुई है और अदलिया में इसके ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि इसकी मर्जी के फैसले देते हैं। तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सही फैसले लेके आना, उनका एहतसाब करना बड़ा मुश्किल होगा। यानी कि एक फौजी हुकूमत होते हुए भी उस वक्त हामिद मीर का ये ख्याल था कि मुश्किल होगी मुशर्रफ के लिए मुशर्रफ कि के टाइम पे। अदलिया जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले करे। इसलिए अब हुआ कुछ यूं कि जब मियां नवाज शरीफ की सरमायाकारी किसी हद तक कम हुई अदलिया के अंदर, अदलिया ने जो है वो आजादाना और दलेराना फैसले जो है वो करना शुरू किए और जिसको ऑन भी करते रहे लोग, और जिसको कहते हैं कि इसके लिए हमने तहरीक चलाई, वकल ने तहरीक चलाई, बाकी लोगों ने तहरीकें चलाई और फिर जो है वो कहा जाने लगा कि अदलिया अब आजादाना फैसले कर रही है। लेकिन अदलिया क्योंकि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ आजादाना फैसले कर रही थी, तो जंग ग्रुप भी और हामिद मीर भी और सारे जो लोग थे वो कहते थे बिल्कुल ठीक फैसले कर रही है, क्योंकि ये नवाज शरीफ के हमायती थे। अब हुआ यूं कि जस्टिस, इसका बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूं तो आपको समझने में आसानी हो। अब जस्टिस साकिब निसार के दौर में जब जो है वो सही फैसले इस हवाले से जिनके सबूत मौजूद थे, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि अदलिया के फैसले फैसले जो हैं वो गलत या सही नहीं होते। अदलिया के फैसले कानूनी और गैर कानूनी, आईनी और गैर कानूनी होते हैं। जो आइन और कानून उन्हें बताता है उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज का ये वतीरा रहा है हमेशा से कि जब भी कोई फैसला उनके खिलाफ आता है वो जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं, वो जजेस को कत्ल की धमकियां देते हैं, वो जजेस के बच्चों को धमकियां देते हैं कि आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है। पनामा के मामले के ऊपर आप देख लें किस तरह से पूरी नून लीग रोजाना की बुनियाद पर जजों को धमकियां देती थी। और लेकिन अगर कोई फैसला जो है वो उनके हक में आ जाए, फिर वो कहते हैं जी देखिए जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था वो गलत साबित हुआ। जैसा कि आज मरियम नवाज साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, जैसा कि मरियम औरंगजेब ने कहा, उन्होंने कहा जी कहते हैं जी जुमा हम पे भारी होता है, बाप पे हर दिन भारी होगा। मरियम नवाज ने कहा जी आज साबित हो गया कि जी पीटीआई ने बड़ी धांधली की थी वहां पे। लेकिन ये पिक एंड चूज की जो इनकी पॉलिसी है इस वजह से है क्योंकि ये जहनी बीमार हैं ये लोग। इनके जो चाहने वाले मीडिया के अंदर लोग हैं ये जहनी और नफ्सियाती बीमार हैं। ये मीठा मीठा जो है वो हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, बिल्कुल फिट इसके ये बैठते हैं पैरोकार है, बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब उस फैसले को उन्होंने मुअत्तल किया, फिर कुछ रिमार्क्स जो है वो जब सामने आए जिनको भी सही तरीके से कोर्ट नहीं किया कुछ मखसूस रिपोर्टर्स ने, अच्छा, जो वो कि इन्हीं के फैसले को हमारे भी सही समझ नहीं पाए। फैसले को भी सही समझ, उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ एक घटिया और एक गलीज स्टैंड चलाया। और मजे की बात यह है, ये खुद को लीडर कहते हैं, खुद को रहनुमा कहते हैं, जी हमें लोग वोट देते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको 40 लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको 30 लोग फॉलो कर रहे हैं और उनमें से एक मरियम नवाज भी उनके फॉलोअर हैं। यानी ऐसे ऐसे लोगों को मैं उनके ट्वीट देखें, उनको इंतहाई घटिया लोग कहना चाहिए जो इतने घटिया किस्म के ट्वीट करते हैं, जिनमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। उनको भी मरियम नवाज जो है वो फॉलो कर रही हैं, जिससे वाज़ह तौर पर यह नजर आता है
ताकि वो उन्हें फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन मिले कि उन्होंने क्या कहा है और उसको वो रीट्वीट कर सकें। बिल्कुल उस ट्रेंड के अंदर इनका हाथ था और आज जो है ये उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आज जब ये फैसला आया है तो आज वो इसको किस मुंह से ऑन कर रहे हैं। उस दिन तो उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल को कहा था कि ये तो, अब मैं वो अल्फाज ही दोहरा नहीं सकता कि ये तो बिल्कुल सही फैसला नहीं वो करेंगे। चीफ जस्टिस है मुस्तकबिल के। बिल्कुल ऐसे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें क्योंकि ये नजर आ रहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, दलेर जज हैं, दबंग जज हैं, खुल के फैसले करते हैं, इसलिए उन्हें जो है वो अभी भी जब ये तफसीली फैसला आएगा उसके बाद आप देखिएगा कोई ना कोई चीज ऐसी इसके अंदर जरूर होगी कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, बिल्कुल उन्होंने उसको रोका नहीं, उसकी उन्होंने इजाजत दी कि दोबारा से लग, लेकिन उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ उसमें रहा जिसमें उन्होंने सारा मामला पंजाब हुकूमत के ऊपर डाल दिया था, मेरा नहीं ख्याल कि उस फैसले में कोई इस किस्म की ऐसी चीज होगी। उसके बाद एक नया तनकीद का फिर सिलसिला जो है वो सामने आएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया में से जब इनके हक में फैसले आते हैं तो उस वक्त अदलिया आजाद होती है, और मजे की बात है जब अदलिया से कोई फैसला इनके खिलाफ आए उस वक्त फौरन ये कहते हैं जी ये फैसला पिंडी से आया है, चाहे वो जज बशीर का फैसला हो, ठीक है जी, चाहे वो किसी और जज का फैसला हो, सरीना के होटल की वो कहते हैं जी वहां से आ गया फैसला, जी वहां से आ गया फैसला। ये एक नफसियाती आर्जा है, नफसियाती बीमारी है जिसका शिकार ना सिर्फ शरीफ फैमिली है, मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं और मीडिया के भी कुछ लोग हैं। सही। अच्छा, वो जो आपने फॉलोअर्स की बात कही कि उन लोगों को भी मरियम नवाज फॉलो कर रही थी जिनके सिर्फ 30 40 या 50 फॉलोअर्स हैं, तो इससे एक तासुर ये भी मिलता है कि वो लोग पेड हैं और इस तरह के घटिया जो ट्रेंड्स हैं उनको चलाने में जो है वो उनकी मदद करते हैं। बहरहाल एक और दूसरा अहम इशू जो है वो है जो भारत से तिजारत के हवाले से। तो मोदी काफ़ी इंटरेस्टेड भी लगे, ख़त भी इमरान खान को लिखा, लेकिन इमरान खान ने वाज़े कहा तिजारत तब तक नहीं होगी जब तक वो 370 को वो ख़त्म नहीं करते, और जो कश्मीर का मसला है उसकी उन्होंने बात की। तो देखिए जिसमें दो चीज़ों को समझना होगा। एक तो लोग हमारे शोर ये मचाते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई है, हालांकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है, और एक बड़ा तबका इस बात का हमायती है कि पाकिस्तान की जो है वो भारत के साथ तजारत होनी चाहिए। ये आज का मामला नहीं है, बरसों से ये चला जा रहा है, और हमारे लेफ्ट के, हमारा जो लिबरल, हमारा जो दानिश्वर है वो तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा है कि भारत के साथ तजारत ओपन होनी चाहिए। बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो जब अपने मुख्तलाफात बुला चुके हैं, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी जैसे, उनकी कितने जो है वो उनकी कई बरसा बरस तक उनकी लड़ाइयाँ चली, लेकिन वो एक नतीजे पे पहुंचे। अच्छा, अब ये मामला है कश्मीर के मामले के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी टची है, हसास है, होना भी चाहिए और सोच समझ के उसके ऊपर फैसला करना चाहिए, लेकिन इस सारे मामले को समझना होगा। ईसीसी इससे पहले जो उसने एक डिसीजन किया, अब बाज लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि वो तो पीएम के कंट्रोल होती है, ठीक है, लेकिन पीएम भी तो तजावीज लेके ही फैसला करते हैं ना। मुल्क में ना सदारती निजाम है, ना कोई मार्शल है, ठीक है। अब उसके अंदर एक तजवीज आई, अब उस तजवीज में ये था जी कि डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड था कि अगर आप चीनी या जो है वो बाहर से अगर आप मंगाना चाह रहे हैं, अगर आपकी मजबूरी है तो उसमें आप पहले करीबी ऑप्शन देखें। बाहर से अगर कहीं आप मंगाएंगे वहाँ प्राइस ऑलरेडी ज्यादा है, अगर आपको 100 110 की मुल्क में मिल रही है, बाहर से आप मंगाएंगे वहाँ आपसे भी ज्यादा है, जब मुल्क में आएगी तो 120 130 140 की हो जाएगी, फिर आप शोर मचाएंगे चीनी इतनी महंगी है। अब ईसीसी ने उसका हल निकाला, उन्होंने कहा जी पड़ोस भारत है, उससे हम सस्ते दामों जो है वो चीनी मंगवा सकते हैं। उन्होंने इस वाले से समरी भी जो है वो मूव की। अब उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक और खुद मेरी जाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया से चीनी आने के बाद इसकी कीमत जो है वो 75 और 80 रुपए के दरमियान होनी थी और लोगों को चीनी सस्ती मिलनी थी। अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने चीनी सस्ती खरीदनी है या कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो अपना स्टांस बरकरार रखना है। अब दोनों काम तो नहीं हो सकते, बड़ा खुल के मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि चीनी हो गया, कपास हो गया, गंदम, जितना भी मामला है, अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ तजारत करेंगे महंगाई यकीनन कम होगी, ठीक है। फौरन एक चीज यहाँ पे पहुंचेगी, सरहदें साथ हैं, इतनी कास्ट भी नहीं होगी, यहाँ के लोकल डीलर्स को भी पता होगा कि हम कोई चीज अगर छुपाएंगे भी फौरन आ जाएगी, ठीक है ना। भारत से तो चीज फौरन आ जाएगी ना, घंटों की बात है, जबकि बैरूनी दुनिया से कई दिन लगेंगे बाकी दुनिया से, तो इसलिए अखराजात भी बढ़ेंगे। तो ये मामला बड़ा समझने का है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। या तो आप इन चीजों के मुतालिक ना, अगर आपने तजारत करनी है तो मुल्क में महंगाई भी कम होगी, लेकिन अगर आपने कश्मीर की कास्ट के ऊपर तजारत नहीं करनी तो फिर डेफिनेटली आपके मुल्क की इकानमी के जो मसाइल है उसको आपको बर्दाश्त करना होगा, महंगाई को भी, बाकी सारी चीजों को भी। तो बहरहाल क्योंकि इस मामले के ऊपर हुकूमत टची थी, लोग टची थे, जब वो मामला जो है वो कैबिनेट में गया तो वहां पे इसकी मुखालफत होगी, और उसके बाद डेफिनेटली कैबिनेट ने जब मुखालफत कर दी, मुल्क में जमहूरियत है, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, उन्होंने बिल्कुल यही कहा, उन्होंने कहा उनका मौक़िफ़ आज भी वही है जो 5 अगस्त को उन्होंने कहा। ये दोनों अलग मामलात हैं कि मोदी हिटलर तो है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मुझे ये बताएं हिटलर का एक मुल्क भी है ना, या बाहर भी ऐसे कई ममालिक हैं जिनके साथ आपके इख्तलाफात हैं, ठीक है। अभी आपने जो है वो कई ऐसी चीजों के ऊपर, अभी हमारे मजहबी मामले के ऊपर फ्रांस वाला मामला आया था, आपने उनकी एशिया का किस हद तक बाइकाट किया है,
ये जो बड़े बड़े एंकर कहते हैं कि कश्मीर के इशू के ऊपर भारत से जो है, ये तो कश्मीर है ना, जी जी डेफिनेटली नामूस रसालत तो कश्मीर से भी बड़ा इशू है। बिल्कुल। मैं एक बात कर रहा हूँ, दुनिया की हकीकतें आपको बता रहा हूँ। तो अभी अगर वो एंकर ये शोर मचाते हैं तो उनके घरों में जाके देखें, हम्म, जो है वो सारी चीजें जो है फ्रांस से मंगाई हुई पड़ी होंगी, सारी बिल्कुल। इंपोर्टेड चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, तो वहां क्या उनकी गैरत दोबारा कर जाती है? हम्म, यहाँ पे अगर वो ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान ने कश्मीर भेज दिया, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान ने ये वाजे अंदाज में कहा कि हम उस वक्त तक, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, तजारत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, एक तजवीज आई थी। इमरान खान का ये स्टांस इलेक्शन लड़ने से पहले का है। सही उनके उनका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं। सही। ये मामला तो बाद में हुआ कि 5 अगस्त को वहां पे जो उन्होंने मामला किया, उसके खिलाफ इमरान खान ने पूरी दुनिया में आवाजें उठाई। हम्म, यानी कि ठीक है, एक टची मामला है, अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमरान खान और उन्होंने वही करना है जो अवाम चाहती है। या तो आप भारत से तिजारत करें, चीज़ें ऑब्वियसली सस्ती होंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर का मामला है वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो बड़ा सोच समझ कर ये फ़ैसला किया गया और जो काबीना थी, जो इजलास वगैरह थे, जो मुख्तलिफ तजावीज़ आई और जो अक्सरियत का फ़ैसला था वो जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया। बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी और बड़े आसान अल्फाज में जो है वो आपने हमारे नाज़रीन को समझाया। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।